ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट 7, है ना। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करेंगे हम, है ना। तो हम लोग बात करने वाले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ मैंने किया था आप लोगों को। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, और क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेसिकली, वो हम लोग देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपका रैंडमाइज आ जाता है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर, अदर डिजाइन्स, ये सारे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल का मतलब व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक यू आर डूइंग सम रिसर्च वर्क एक्चुअली। तो रिसर्च क्या होता है कि एक तो देखो, एक ऐसा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज, किसी चीज के बारे में आप बोल सकते हैं कि आप, जैसे आपने बोला कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा है ना, या इतना अच्छा परफॉर्म करता है, या ये सॉफ्टवेयर है, ये बहुत अच्छा है ना। तो दैट इज योर ओपिनियन। क्या वो सच में उतना अच्छा है, ये जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, हमें लोगों से पूछना पड़ेगा, हमें उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अब मान लिया कोई फार्मा कंपनी है, मेडिसिन बनाती है, ठीक। अब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट खराब तो बताएगी नहीं, कहेगी हाँ बहुत अच्छा है, या कोई भी चीज हो। तो कैसे, और या कहने का मतलब है बायस्ड हो सकती है कोई भी कंपनी, या हमारा कोई चीज है तो हम उसके लिए बायस्ड हो सकते हैं कि भाई ये चीज अच्छी है या खराब है, क्योंकि हमारी है तो अच्छी है, हम ये कहेंगे। तो रिसर्च हमें ये हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्या वो प्रोडक्ट या वो मेडिसिन बेटर है या नहीं है, विदाउट बीइंग बायस्ड, कि बायस्ड हुए बिना हमें उसमें वो हेल्प करता है ना। तो अब क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल हमने बात किया था, तो अब क्या हुआ, बायसनेस ना आए, सब्जेक्टिविटी ना आए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं कि भाई, जैसे मैं पिछली बार भी बात कर रहा था कि दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है। और हमें ये देखना है क्या हमारी जो A1 मेडिसिन है वो A2 मेडिसिन से बेटर है कि नहीं है, हमें ये जानना है। तो ग्रुप 1 हमने सैंपल ले लिया, इसको A1 मेडिसिन दे दी, ग्रुप 2 ले लिया, इसको हमने A2 मेडिसिन दे दी, ठीक है। तो A1 मेडिसिन हो इसको दी, A2 मेडिसिन इसको दी। अब A1 और A1 के रिजल्ट अच्छे आए, मान लिया कि हमने स्टैटिस्टिक्स देखी, स्टैटिस्टिकल टूल जो हमने यूज किए, और A2 पे भी दोनों का डेटा लिया और यूज किया, और हमने पाया कि A2 इज बेटर देन A1। हमने ये मान लिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया A2 इज बेटर देन A1। लेकिन अब क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका कितना इफेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, जैसे अब कई बार क्या होता है, आप देखो कि कुछ लोगों को अगर सिर्फ शुगर पिल्स भी दे दी जाए कि भाई ये दवा है खा लो ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो। क्योंकि कुछ इस माइंडसेट का भी फर्क पड़ता है कि आप इस मेडिसिन को लेके ठीक हो जाओगे, आप मेडिसिन ले रहे हो आप ठीक हो जाओगे, और लोग ठीक हो जाते हैं कई सारी सिचुएशंस में, नॉट जब रियल में प्रॉब्लम है, बट कुछ चीजें तो माइंडसेट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसमें एक ग्रुप और ऐड कर दें G3, जिसमें हम क्या करें, इसको तो हम A1 मेडिसिन दे रहे हैं, इसको A2 मेडिसिन दे रहे हैं, और इसको A3 दे रहे हैं। A3 कुछ नहीं है, A3 सिर्फ टैबलेट्स हैं जिनमें कुछ नहीं है, शुगर पिल्स हैं, या मतलब कुछ है, कुछ सिंपल सा एक पिल्स हैं जो हमने दे दी जिनमें कुछ मिला नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितना चेंज आया, इनमें कितना चेंज आया, इसमें कितना चेंज आया, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए हो गया।
कि सिर्फ इस माइंडसेट से कि हमें मेडिसिन मिल रही है उससे कितना चेंज आया, और उसमें से अगर हम इसका कि बिना मेडिसिन वालों का रिजल्ट माइनस कर दें, मतलब एक ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको, अगर हटा दें कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है तो क्या होगा, हमें एक्चुअल इनका रिजल्ट क्या है वो हमें पता लग जाएगा। क्योंकि इतना जो इस पे इफेक्ट आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ माइंडसेट ओनली, कि साइकोलॉजी की वजह से आ रहा है। एग्जैक्ट अगर जो रिजल्ट सपोज इसका रिजल्ट इनके रिजल्ट से माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि इनका रियल इफेक्ट क्या है। तो जो डिजाइन्स है, रिसर्च डिजाइन्स या है, और रिसर्च डिजाइन में बहुत सारे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, है ना, कोरिलेशनल डिजाइन, बहुत सारे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हाँ जी, ये इसमें कैसे पता चले कि प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है उसमें? किसमें? जैसे मेडिसिन दी तो प्लेसिबो इफेक्ट से भी अगर कोई ठीक हो रहा है तो ये कैसे मेजर करेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट से नहीं हुआ ये ठीक? इसीलिए तो किया ना हमने। देखो ये जो मैंने आपको बताया कि भाई हमने A1 मेडिसिन है, ठीक है, A2 मेडिसिन है और A3 प्लेसिबो है, ठीक है। तो हमने आपको A1 मेडिसिन दी और आपका मान लिया टेम्परेचर बीपी चेक करना है आपका, ठीक है, बीपी किसी का बढ़ा हुआ है ग्रुप का, हमने दिया। तो A1 से क्या हुआ कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे A1 है, A1 से मान लिया बीपी हमारा था 100, ठीक है। अब A1 मेडिसिन दी, बीपी हो गया 80, है ना। अब A2 मेडिसिन दी, उससे बीपी हो गया 70 100 से, और जिस ग्रुप को प्लेसिबो दिया था उसका जो इफेक्ट है वो कितना हो गया, वो 100 से 90 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो अब आप देखो कि एपी मतलब हमारा मेजर्ड कितना था 90, 100, प्लेसिबो का कितना है 90, मैंने इससे माइनस कर दिया, कितना आ गया 10। तो प्लेसिबो की वजह से कितना हो रहा है, 10 का चेंजेस आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। तो अगर हम 10 इसमें से माइनस कर दें, 10 इसमें से माइनस कर दें, या इसमें प्लस 80, 100 से 80 हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो अगर हम माइनस कर दें तो आया 20 हमारे पास, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर 10 माइनस कर देंगे तो सॉरी 10 तो उसकी वजह से हो रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए इस ग्रुप को हम ऐड करते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई इससे कितना डिफरेंस आता है, तो इससे 80 आ रहा है, 10 तो प्लेसिबो से ही आ रहा है खाली, तो टोटल डिफरेंस 20 आ रहा है, तो इसका सिर्फ 10 आएगा और इसका 20 हो जाएगा इफेक्ट। A2 का इफेक्ट 20 हो रहा है, इसका 10 कम करने के, क्योंकि 10 तो हमारा प्लेसिबो ही काम कर रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हम ग्रुप्स ऐड करते हैं, और यही इसी तरीके से हम रिसर्च डिजाइन करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और क्रूड फॉर्म में मैंने आपको समझाया है, यही प्रोसेस आगे हम करते हैं, करेंगे, समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या जो रिसर्च डिजाइन होता है उनमें इन्हीं सारी चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन, it is a master plan specifying the methods and procedure for following, for collecting and analyzing the needed information in a research study. तो क्या करना है कि आप मेथड कौन सा यूज करेंगे। भाई आपका मेथड ही तो डिसाइड करेगा आप कितना एक्यूरेटली कर रहे हैं, कि आपके में बायस नहीं आना चाहिए। तो इट इज ए मास्टर फॉर स्पेसिफाइंग द मेथड, वन थिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे आप, कौन कैसे डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, टूल्स क्या यूज करोगे, मेजर कैसे करोगे, ये सब मेथड एंड प्रोसीजर में आ जाएगा, ठीक। जब आपने ये डिसाइड कर लिया मेथड एंड प्रोसीजर, देन फॉलोइंग फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग, देन आप डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे उस एग्जांपल में हम बात कर रहे थे, तो स्टेप क्या हो गया, डेटा कलेक्शन, कि भाई आप लोगों का बीपी मेजर कर रहे हैं, जो एग्जांपल हमने लिया था। देन एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इन ए रिसर्च। अब
जो इंफॉर्मेशन आपको मिली या जो डेटा आपको मिला उसको आप एनालाइज करोगे, उसकी एनालिसिस कर दोगे। एनालिसिस कैसे? जो स्टैटिस्टिकल टूल हमने यूज किए थे वही हम यूज करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग और वो सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं। तो रिसर्च डिजाइन में है क्या है कि बेसिकली मेथड, प्रोसीजर, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, एनालाइज कैसे करोगे, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से आप कैसे करेंगे इज ए रिसर्च डिजाइन। कि हाउ यू विल डिजाइन योर रिसर्च, दैट इज ए रिसर्च डिजाइन। ठीक है। अभी जैसे फाइनल ईयर होगा आपका, ये फर्स्ट ईयर है ना आई थिंक आपका, तो फाइनल ईयर में आपको एक वो करना पड़ता है, डिजर्टेशन करना पड़ेगा कि एक टॉपिक लेना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट वही टॉपिक पे आपको, जिसने पीएचडी की है आई थिंक पुनीत जी ने की है या जिन लोगों ने भी की है, तो आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा जैसे पीएचडी में करते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, उसका मेथड डिसाइड करना पड़ेगा, प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ेगा, फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना होगा जब आप फाइनल ईयर में सबमिट करेंगे अपनी डिग्री के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल, अब ये तो हो गया रिसर्च डिजाइन। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? द रिसर्चर सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स, जो सैंपल वाली बात हमने की थी, एंड डिवाइड्स देम इनटू 2 or more groups having similar characteristics and then applies the treatments to the group and measure the effects upon the group. ठीक है। तो क्या करते हैं? The researcher selects participants and divides them into 2 or more groups. कि पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं। अब क्या हुआ? पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने, अब आपको मेडिसिन जैसे हमने पिछले उसमें बात किया कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, 3 ग्रुप्स हमने ले लिए या 2 ग्रुप ले लिए। तो आपने ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, पार्टिसिपेंट लेंगे, उनके ग्रुप्स बनाएंगे, है ना। अब उनकी और क्या होने चाहिए? having similar characteristics and then apply treatments, then जो आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। अब similar characteristics का मतलब क्या हुआ? कुछ आइडिया आपको? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अपन जो फिक्स करेंगे, लाइक एग्जांपल में जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज कॉमन होना चाहिए, मतलब जितने भी हम लोग ले रहे हैं ग्रुप मेंबर्स, उनको सभी को डायबिटीज होना चाहिए या उनका वेट जैसे होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है। हाँ, अब जैसे अब इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, है ना। अब इस एग्जांपल को हमने क्या ले लिया कि जैसे ग्रुप 1, अभी जो एग्जांपल हम ले रहे थे आप लोगों को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 3 हमने लिया। अब पता चला हम मेडिसिन A1, A2 और प्लेसिबो हम दे रहे हैं। अब ग्रुप 1 में पता चला हमने क्या ले लिया? सिर्फ फीमेल ले ली। ग्रुप 2 में हमने मेल ले लिए, इसमें हमने पता चला बच्चे ले लिए। तो क्या ये ग्रुप सही तरीके से मेजर करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? आपको, या जैसे आपने बताया कि ग्रुप 1 वालों में 10 लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, इसमें ऐसे हैं इनको बीपी और डायबिटीज दोनों है, ये वाले ऐसे हैं कि इनमें किसी भी तरह के लोग हैं जिनको कुछ और बीमारी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो अब जो आपने बताया गर्व कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो इसी को हम एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया बोलते हैं कि भाई किनको हमें लेना है एंड किनको हमें नहीं लेना है। तो कहने का मतलब है जब आप इन 2 ग्रुप्स को क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इन 3 ग्रुप्स को, तो इन ग्रुप्स में जो लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए। पता चला एक और एग्जांपल इसमें ले, जैसे एक पता चला इस ग्रुप में आपने ले लिए 15 to 16 इयर्स वाले, इसमें आपने ले लिए जो 50 to 60 इयर्स वाले हैं, इसमें पता चला आपने 18 to 40 वाले ले लिए। तो अब सबका तो साइज ग्रुप अलग हो गया, एज ग्रुप अलग हो गया, तो डेफिनेटली जिनकी एज ज्यादा है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी और मेडिसिन का भी इफेक्ट हो सकता है उनके ऊपर कम हो, क्योंकि एजिंग बॉडी है। तो अब क्या है, तो ये जब आप ग्रुप्स डिसाइड करते हैं तो इसी को बोलते हैं कि हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को लेते हैं, तभी मतलब
कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यू कैन नॉट कंपेयर टू अनकंपेरेबल ग्रुप्स। अनकंपेरेबल ग्रुप्स क्या हुए? जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं है। अब जैसे अभी अमित जी बात कर रहे थे, तो अमित जी जैसे इनका इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड है, तो जैसे बात करें तो अब अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है सीमेंट की, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ है ना, और तो आप सीमेंट की एक सीमेंट की स्ट्रेंथ दूसरी सीमेंट की स्ट्रेंथ से आप कर सकते हो, है ना, कि आप ये देख सकते हो कि भाई अल्ट्राटेक और एसीसी में कौन सी सीमेंट ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई एक सीमेंट को दूसरे किससे, कि आपने पता चला ले लिया कि सीमेंट ले लिया और दूसरी साइड में आपने ले लिया कि भाई जो आयरन हम यूज कर रहे हैं, लोहा या सरिया यूज कर रहे हैं, दोनों में कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है। कर सकते हो कंपेयर, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू कैन नॉट कंपेयर दैट, यू कैन कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स और कंपेरेबल थिंग्स, यू कैन नॉट कंपेयर अनकंपेरेबल्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो उसी के बेस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। टू द ग्रुप्स ऑफ मेजर्स दैट इफेक्ट अपॉन द ग्रुप्स। तो अब अप्लाई द ट्रीटमेंट्स मतलब जो आप स्टडी करना चाहते हो, टू द ग्रुप एंड मेजर्स द इफेक्ट अपॉन द ग्रुप्स, और उसमें किसका कितना इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिकनेस ऑफ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा वेल डिजाइन कंट्रोल्ड वे होता है स्टडी करने का। ठीक है, इसीलिए हम उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, रिसर्च इज ए यूनिक इन टू इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स। क्या? ओनली टाइप ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस ए पर्टिकुलर वेरिएबल, कि जो हम वेरिएबल को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब देखो साइकोलॉजी में, अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के एग्जांपल्स लेना शुरू करेंगे। साइकोलॉजी में ऐसे वेरिएबल्स लेना बड़ा मुश्किल काम है। मान लिया आपको टेस्ट करना है कि एंजाइटी का या टेंशन का या स्ट्रेस का इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ता है ना। तो एंजाइटी क्या हो गई आपकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ एंजाइटी, उनके बिहेवियर पे क्या चेंजेस होते हैं, है ना, क्योंकि उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम एंजाइटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं? बताओ, क्या हम एंजाइटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, वो अनमैनिपुलेटिव रहेगी सर। हाँ, और उसकी इथिकल रीजंस भी हैं कि भाई किसी के अंदर एंजाइटी तो क्रिएट नहीं की जा सकती ना, कि आप जाओ किसी को डरवाओ या किसी के लिए स्ट्रेस क्रिएट करो। तो हम यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में जो रिसर्च है उसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। बट ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ में या एनिमल सब्जेक्ट्स के साथ में ये चीज नहीं की जा सकती। तो कई बार, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा नहीं करते हैं, इस सारे के सारे केसेस में नहीं कर पाते हैं। क्या कहते हैं इसमें, साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल या मतलब अदर रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं, है ना। तो हम, क्योंकि हम उनको हम चेंज नहीं कर सकते, किसी में एंजाइटी क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज अनएथिकल थिंग, है ना। तो अब एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है जो फिजिकल साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें सब में यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे आप केमिकल्स के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यूज होते हैं लेकिन कम। जैसे यहाँ पे क्या कैसे यूज होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको देखना है कि कोई 2 टास्क दिए जा रहे हैं एक पर्सन को, तो उसको
उसको करने में क्या कोई डिफिकल्टी है। जैसे टास्क 1 है एंड टास्क ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को 2 टास्क दिए गए। 2 टास्क क्या दिए गए, सपोज उनको क्या करना है कि एक स्क्रीन पे प्लस, और एग्जांपल ऐसे बना के बता रहा हूं मैं कि प्लस एंड माइनस के साइंस देने हैं, और उसको जब प्लस का साइन रेड होगा तो उस पर क्लिक करना है, माइनस का होगा तो उस पर रेड करना है। बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, तो जो रेड क्लिक जैसे ही रेड होगा उस पर क्लिक करना है माउस से। उसी तरीके से ग्रुप 2 को हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्लस के साइन पे टिक करना। तो इनका टास्क इजी हो गया। तो हमें ही देखना कि क्या जब 2 पे टिक कर रहा है यानी कि 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, या जब एक चीज पे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, तो दोनों में से कौन सा काम इजी है, ये हमें क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल टास्क पे आपको फोकस, आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। जो अपन बिहेवियरिज्म में सर पावलोव के जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एग्जांपल है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, पावलोव का है, बोबो डॉल का आपने देखा, वो एक्सपेरिमेंट जी, ठीक है, वो जिनमें प्रॉपरली कंट्रोल किया गया। और यहाँ पे एक पे करना है, तो कौन किसको ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, किसको कम, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन अगर हमने देखना है कि डिप्रेशन पे सीबीटी का इफेक्ट होता है ज्यादा या इंटरपर्सनल थेरेपी का होता है, तो अब आप डिप्रेशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डिप्रेशन तो आपके पास आगे, जैसे डिप्रेशन के स्कोर आपने 100 पेशेंट्स ले लिए हॉस्पिटल से, 50-50 के ग्रुप में आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब 50-50 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया तो क्या होगा, अब डिवाइड किया 50-50 के ग्रुप में, तो अब इसमें आपने अब देखो इसमें इथिकल इश्यूज भी आते हैं कि 50 को आप सीबीटी दे रहे हैं, 50 को आप सीबीटी नहीं दे रहे हैं। तो आप ये विलिंगली चूज नहीं कर सकते कि 50 लोगों को आप नहीं देंगे सीबीटी। भाई इथिकल इश्यूज है, उसको भी डिप्रेशन है, उसको भी सीबीटी चाहिए। तो आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर सकते। तो करते क्या है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, अब कुछ बच किया, प्राइवेट में भी गए, कुछ लोग काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी चूज करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमें नहीं लेनी है, हमें तो सिर्फ मेडिसिन लेनी है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को जो नॉन सीबीटी वाला ग्रुप है उसमें रख लेते हैं, जो लोग थेरेपी ले रहे हैं उनमें ले रहे हैं। तो वो अपने आप से चूज कर रहे हैं, हमने सिर्फ उनके ग्रुप्स बना लिए। तो ये क्या है, और डिप्रेशन को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम किसी के अंदर डिप्रेशन इंड्यूस नहीं करवा सकते, है ना। और कर भी सकते हैं तो हमें कराना नहीं होता क्योंकि ये अनइथिकल है। तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि एक्सपेरिमेंटल क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल में हमारा फुल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट में हमारा फुल कंट्रोल होता है, ये हो गया। देन आता है तो बेस्ट टाइप, तो ओनली टाइप ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द पर्टिकुलर वेरिएबल, बेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कोरिलेशन का मैंने बताया था, वो सिर्फ इतना ही बताता है कि दोनों में रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। वो ये नहीं बताता कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी डोंट नो। तो यहाँ पे लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कि सीबीटी दे रहे हैं तो इसकी वजह से ठीक हो रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लुक्स एट द फॉलोइंग वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आउटकम। ये आपको बता दिए, जैसे डिप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका था जो हम दे रहे हैं, जैसे सीबीटी हम दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो जिस पे हम इफेक्ट देख रहे हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वर्ड से आप फेमिलियर हो गए ही, क्योंकि ये आपने एमए में भी आपने पढ़ा होगा, एमए बीए जो भी किया आपने, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। इवन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, स्टैट पढ़ी है, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, जो भी पढ़ा है वहाँ पे आपको रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं, चीजें हैं, मेथड्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीजें एक जैसी होती हैं, ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखते हैं क्या है। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलरेडी मैंने बता दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। दे डिसाइड द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, की कितने दिन देनी है, कितना देना है, कितनी मेडिसिन है तो कितनी देनी है, सीबीटी है तो कितने दिन चलेगी, कितने सेशंस होंगे वो। आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड, रिसर्चर ऑब्जर्व ए मेजर द ग्रुप receiving the treatment to see if they differ।
तो जब हम उस एडमिनिस्टर कर लिया आपने सीबीटी या ट्रीटमेंट जो भी आप दे रहे थे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उन 2 ग्रुप्स में क्या कोई चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, वो हम चेक करेंगे ग्रुप्स में। या प्री एंड पोस्ट है, आई थिंक गर्ग ने लिखा था प्री एंड पोस्ट है, तो हम क्या उसमें कुछ डिफरेंस आया है वो कंपेयर करेंगे, और उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इनेबल्स रिसर्चर्स टू गो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन एंड प्रेडिक्शन एंड अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट कॉज्ड इफेक्ट्स। क्या कौन से वजह से क्या रिसर्चर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि किस वजह से क्या इफेक्ट आया हमारे वेरिएबल पे और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम में आती है तो आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है किसी का अभी? नो सर, क्लियर है ना। तो अगर क्योंकि ये समझने की चीजें हैं, कर लेंगे तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाके एग्जाम में आप लिख सकते हो। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप कि रिसीव ए ट्रीटमेंट ऑफ सम सॉर्ट व्हाइल द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स नो ट्रीटमेंट। तो अब जैसे मैंने बताया था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 जिसको ट्रीटमेंट मिल रहा है यानी सीबीटी मिल रही है, और ग्रुप 2 जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो जिसको नहीं मिल रहा है इसी ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप भी बोलते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। सिर्फ इतना है, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ, जो सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो भी इसी के नाम से आइडेंटिफाई होती है सर? हाँ देखो, वेरिएबल्स तो वही होंगे। जो सिंगल सब्जेक्ट है जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है उसमें प्री पोस्ट आप करोगे, है ना, उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है फिर आपका। ओके सर, गॉट इट। सो वो कंपैरेटिवली जब स्टडी होगी तो हाँ, वो प्री पोस्ट एनालिसिस आप कर रहे हो, ठीक है। ठीक। तो अब आता enables the researcher to determine whether the treatment has had an effect or whether one treatment is more effective than another। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि क्या कोई इफेक्ट है या एक ट्रीटमेंट दूसरे ट्रीटमेंट से ज्यादा बेटर है क्या। इन सारी चीजों का हमें पता लगता है, जो हमने ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें, ये है जो लिखा हुआ है मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो द रिसर्चर deliberately and directly determines what forms the independent variable will take, which group will get which form। यानी कि ग्रुप 1, 2, 3 या जो भी है 4, तो कौन से ग्रुप को क्या हमें देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितने दिन तक देना है, दैट काइंड ऑफ थिंग वी डिसाइड व्हेन, मतलब रिसर्चर डिसाइड कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, क्लियर ये? अब हम आ जाते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, अभी तक तो सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था एक तरीके का। तो अब हम आ जाते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सैम्पलिंग वगैरह, रैंडम सैम्पलिंग एंड ऑल। जैसे अगर मान लीजिए कोई रिसर्च में लॉ में कर रहा और मुझे आईक्यू का करना है, तो मैं हर थर्ड व्यक्ति को या सेकंड व्यक्ति को विदाउट एनी प्रेडिक्शन के सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो रैंडम मतलब कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सभी आइटम्स जिनको हम बोलते हैं सैंपल की लैंग्वेज में, सभी चीजों का, सभी लोगों का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी ग्रुप में असाइंड होने का। इसको हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं। सपोज आपके पास 100 पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से,
और आपको इनको ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइड करना है ना। तो अगर हम अपने मन से करेंगे तो पता चला एक ग्रुप में कुछ हो जाए, तो हमने 100 लोगों को रैंडमली असाइन कर दिया। एक ऐसे ही एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि 100 लोगों के नाम की पर्ची डाल दी बना के, और उसमें से 50 पर्चियां अलग कर ली, किसी से निकलवा ली कि इसमें से एक एक करके एक इधर निकालो, एक इस ग्रुप में डालो, एक इस ग्रुप में डालो, इस ग्रुप में डालो। तो क्या हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि इसी चीज को रैंडम प्रोसेस बोलते हैं, मतलब कि रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, रैंडमली सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी भी ग्रुप में जाने की। तो रैंडम असाइनमेंट इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू रैंडम सिलेक्शन, है ना। अब हमने बात की थी रैंडम सिलेक्शन की सैंपल में, कि हमारे पास टेबल होती है, वहां से कर लेते हैं, पर्चियों से निकाल लेते हैं, स्ट्रैटिफाइड और ये सब। लेकिन रैंडमाइजेशन और रैंडम सिलेक्शन दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या है देखते हैं। Random assignment means that every individual who is participating in the experiment has a equal chance of being assigned to any of the group, experiment or control group. अब random क्या है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम समझ लेते हैं। रैंडम सिलेक्शन भी अभी बात करेंगे हम। तो अब क्या हुआ, हमें अपने रिसर्च के लिए 100 लोग चाहिए थे और हमारे पास पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा था जब हम पॉपुलेशन और सैंपल की बात कर रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन में से 100 लोगों को जो सिलेक्ट करने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। पूरी पॉपुलेशन में से जितने डिप्रेशन के लोग हैं उनमें से 100 लोग हमें सिलेक्ट करने हैं, और हमारी पॉपुलेशन क्या है, डिप्रेशन वाले लोग, और उस डिप्रेशन में से हमें 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। और इसके लिए हम सैंपलिंग मेथड जो भी यूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग मेथड, उसमें से 100 लोगों को हमने चूज कर लिया। इसको हम बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। ठीक, अब इन 100 लोगों को, है ना, 2 ग्रुप यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमें डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी एक प्रोसेस बताया कि भाई उसी तरीके से कि इस ग्रुप में कौन जाएगा, इस ग्रुप में कौन जाएगा, हमारा कंट्रोल नहीं है। हम रैंडम प्रोसेस के थ्रू उसको सिलेक्ट करते हैं और इनमें से 50 इधर और 50 इधर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा रैंडमाइजेशन। आ गया दोनों में डिफरेंस समझ? सर ये रैंडम असाइनमेंट्स, ये है रैंडम सिलेक्शन, जब ठीक है सैंपल पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, और जब सैंपल को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं वो रैंडमाइजेशन। ठीक है सर। ठीक है, तो रैंडम सिलेक्शन मींस दैट एवरी मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस, बता दिया मैंने कि सैंपल जब सिलेक्ट किया, चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू बी ए मेंबर ऑफ द सैंपल। 3 things occur with random assignment of the subject. It takes place before the experiment begins. ठीक है, process of the assigning the group task takes place. Group should be equivalent, तो ग्रुप इक्विवेलेंट होने चाहिए, है ना, जो रैंडम असाइनमेंट्स में टेक प्लेस बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। भाई एक्सपेरिमेंट जब शुरू होता है उससे पहले, बाद में तो नहीं कर सकते ना हम। प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट, द ग्रुप्स टेक प्लेस, जब रैंडम असाइनमेंट करते हैं तो हम उससे ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, ग्रुप शुड बी इक्विवेलेंट, ग्रुप दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी मिलती हुई हो, जैसा हमने बात की थी इनिशियल स्टेज में। ठीक है, simple random sample subtest of specified size and from the population has a equal chance of being selected। यानी simple random sampling क्या होती है, ये प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे या क्लास अटेंड की है आपने तो वहां पे simple random sampling क्या होती है मैंने आपको बताया था। स्ट्रैटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे होता है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से रैंडमली आपने एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया, है ना, ये पॉपुलेशन से रैंडम तरीके से सैंपलिंग वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या हुआ, ये हमारे पास पॉपुलेशन है ना। अब इस पॉपुलेशन में जैसे मान लिया कि ये इंडिया है, इंडिया में से हमें सब लोगों को देखना है कि किस तरह के डिप्रेशन कितने लोगों को होता है। तो हमारे पास सपोज
30 स्टेट्स हैं या जो भी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो सारे स्टेट से हमने क्या कर लिया कि 100 लोग लेने हैं, तो हमने 5-5 लोग सारे स्टेट से ले लिए और 5-5 हमने डिसाइड कर लिया, 5-5 लोगों को हम लेंगे। अब इस पॉपुलेशन को हमने क्या किया, यहाँ से फिर इनको रैंडम सैम्पलिंग के पूरे स्टेट में से 5 लोगों को रैंडमली हमने सिलेक्ट कर लिया। तो स्ट्रैटा बना लेते हैं हम इसके लिए, तो इसको स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप लाइक फैमिलीज, क्या कर देते हैं, पॉपुलेशन को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ए सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम द सब ग्रुप्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर लिया, क्लस्टर 1 बना लिया, क्लस्टर 2 बना लिया, क्लस्टर 3 बना लिया, है ना। तो अब क्या कहते हैं, ये जियोग्राफिकल लोकेशन, ग्रेड लेवल, एज, इनके बेस पे हम बनाते हैं। ये हम क्या कर लेते हैं, सब ग्रुप्स, हमने ग्रुप्स बना लिए, जैसे क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, बेस्ड ऑन किस में, जैसे हमने ले लिया सब ग्रुप्स में, कैसे, जैसे फैमिलीज हमने ले ली, या हमने लिया जॉइंट फैमिली एंड क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, उनमें से सैंपल उठाने हैं, तो हमने पहले उनको या सिंगल मदर्स ये करके 3-4 क्लस्टर बना लिए, उनमें से कुछ लोगों को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे हमने दिया एवरी केथ नंबर, यानी 9th, 5th, 4th कुछ भी हो सकता है, सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन, की आपके पास एक लिस्ट आ गई कि पूरे हिंदुस्तान में जनगणना हुई, उसमें से आपके पास सारी की लिस्ट आ गई और आपने डिसाइड किया कि हर 1000वां जो मेंबर है उसको हम लेंगे, या 100वां मेंबर है जो आएगा उसको हम ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, जिसको डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल सैटरडे को हम लोग टाइप्स ऑफ डिजाइन में जाएंगे। तो प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज अभी 5:50 हो गया है तो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि स्टेप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर वो थोड़ा सा एक बार रैंडमाइज असाइनमेंट जो था उसको थोड़ा सा एक बार इस ब्रीफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। तो अब हम एक यहाँ से एक वो खोल लेते हैं, ब्लैंक पेज। तो क्या है, एक आपके पास, हाँ एक आपके पास पॉपुलेशन है, तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हैं, ठीक है, और वो सैंपल आप की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम बात कर रहे हैं रैंडम सैंपलिंग की। रैंडम सैंपलिंग समझ में आ रही है, इतना समझ में आ रहा है अगर? yes, ठीक है कि ये क्या होता है ये तो पता है, ठीक। अब रैंडम सैंपलिंग के थ्रू हमने सपोज n नंबर्स ऑफ पीपल ले लिए, लेट्स से पॉपुलेशन क्या है डिप्रेशन की, उसमें से हमने 1000 डिप्रेशन के क्लाइंट्स या पेशेंट्स हमने ले लिए, ठीक है। हमारा है कि हम ये देखना चाहते हैं सीबीटी इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो हमें 2 ग्रुप्स चाहिए होंगे, जी सर, है ना, एक जिसको सीबीटी मिलेगा, एक जिसको सीबीटी नहीं मिलेगा। तो अब इन 1000 लोगों को रैंडमली हम असाइन कर देंगे इन 2 ग्रुप्स में, 500 इसमें 500 इसमें, यूजिंग एनी रैंडम प्रोसेस जो टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग रैंडम सैंपल इज कॉल्ड रैंडम असाइनमेंट, सॉरी रैंडम सैम्पलिंग, है ना। क्या था वर्ड, रैंडम सैम्पलिंग ही था ना, रैंडम असाइनमेंट, रैंडम असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट तो इसका था, एक मिनट कंफ्यूजन हो गया मेरे को, रैंडमाइजेशन सर। हाँ ये रैंडम असाइनमेंट हो गया,
ठीक, ये एक मिनट इसको ही खोल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको हम बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन, सॉरी इसको हम बोलेंगे रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। ठीक है, ये हो गया रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, यानी पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस। और अब इस ग्रुप को रैंडमली अलग, इस सैंपल को रैंडमली अलग अलग ग्रुप में क्या कहते हैं, असाइन करने की प्रोसेस को बोलते हैं रैंडम असाइनमेंट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, हो गया सर।